हेलो एंड वेलकम। आज है लेक्चर नंबर 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का और आज हम ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। हम इस टॉपिक के साथ एंड में आपको कुछ ट्रिक्स देंगे। यहाँ पे आपके सामने कुछ ट्रिक्स होंगे जिसकी वजह से आपको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी याद रहेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा थोड़ा सा 2-4 मिनट में उसका रिवाइज करें। देखो भाई, डायरेक्शंस और प्रिंसिपल्स किसके पास है? स्टेट के पास ये है। स्टेट को दिमाग में रखने हैं जबकि वो पॉलिसीज़ बनाए, लॉज बनाए, चाहे डोमेस्टिक लॉ हो या फॉरेन लॉ हो। किस पार्ट में पड़ता है? आपके सामने है। कितने आर्टिकल्स बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में? आपके सामने हैं 36 से लेके 51 तक। कहाँ से डीपीएसपी लाया? आयरिश ने। आयरलैंड ने कहाँ से लाया? स्पेनिश ने। अच्छा। किसने बोला डीपीएसपी को नॉवर फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? किसने बोला डीपीएसपी को लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? किसने बोला डीपीएसपी को कि अगर ये अप्लाई हुए तो इंडिया बनेगा हेवन और अर्थ? और किसने बोला अगर ये अप्लाई हुए तो इंडिया बनेगा पूरी तरह से वेलफेयर स्टेट? ये आपके सामने नाम है। किसने बोला मॉरल प्रिसेप्ट्स ऑफ स्टेट है? ये बीएन राव ने। प्रिसेप्ट्स पता है क्या होता है? जनरल रूल है ये गवर्नमेंट के सामने, स्टेट के सामने, जबकि वो फॉर्मुलेट करे, बनाए लॉज या पॉलिसीज, तो उनके सामने ये जनरल रूल है। अच्छा, बी आर अम्बेडकर ने बोला था कुछ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और एमसी स्टैलविट ने क्या बोला? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे मुझे कुछ बोलना है आपको। देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बी आर अम्बेडकर ने भी बोला। हम आज देखेंगे, अभी हम देखेंगे। और इसने भी बोला था, एमसी स्टैलविट ने भी बोला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस है स्टेट के लिए कि वो कैसे कानून चलाए और कैसे कानून बनाए, कैसी पॉलिसीज बोलाए। और स्टैलविट ने कुछ और बात भी बोली थी कि प्रेम्बल को प्रैक्टिकल शेप ये दे रहा है। कौन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्यों? प्रेम्बल में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वल, फैटर्निटी की बात हो रही है और यहाँ पे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बात करते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी की। तो प्रेम्बल को एक्चुअल शेप यही देता है। उसके बाद हमने देखा था कि पार्ट 3 में जो है ये पार्ट 4 पार्ट 3 का सप्लीमेंट्री है। क्यों? क्योंकि पार्ट 3 में सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात हो रही है। ये पार्ट 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की बात हो रही है। तो एक इंसान के पास पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी मिल रही है फंडामेंटल राइट्स के जरिए, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी मिल रही है डीपीएसपीज के जरिए। इतना ही नहीं, कुछ और फायदे भी हैं इसके। अपोजिशन के पास पावर आ जाता है कि वो कंट्रोल करे किसको? रूलिंग पार्टी को। सर, आपने अपनी पॉलिसीज जो बनाई, अपने कानून जो बनाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को दिमाग में रख के नहीं बनाए। ठीक है ना? पीपल भी कंट्रोल कर सकता है गवर्नमेंट को। कैसे? सर, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से नहीं चल रहे हो। रूलिंग पार्टी के पास भी कुछ राइट है। ऐसा नहीं कि ये दो तो अटैक करेंगे, ये दो अटैक करेंगे रूलिंग पार्टी को, लेकिन रूलिंग पार्टी के पास भी कुछ राइट है। क्या? कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसको डायरेक्शन देता है, गाइड है उसका, फ्रेंड है उसका, फिलॉसफर है इसका। अच्छा भाई, मुझे एक बात बता, ग्रेनवेल एस्टन ने बोला था इन दोनों को मिला के क्या बनता है? कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का इनर बिलीफ पता चलता है। अच्छा, मुझे एक बात बोलो, इन दोनों को जनरली क्या बोला जाता है? सोल एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों को बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को सोल एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये चीज़ें जो हमने कल पढ़ी वो आज आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पे स्टेट को रोका जा रहा है, नेगेटिव है। यहाँ पे स्टेट को बोला जा रहा है, बार बार स्टेट को, हम पढ़ेंगे ना, बार बार स्टेट को बोलेंगे आप ये करो, आप वो करो, आप ये करो, आप वो करो। एक्शन बोल रहे हैं स्टेट को करने के लिए, पॉजिटिव है। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। हम देखेंगे इस लेक्चर में कैसे। जस्टिसेबल है ये, मतलब सुप्रीम कोर्ट जाओगे, आप हाई कोर्ट जाओगे और बोलोगे कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए। अगर डीपीएसपी स्टेट दिमाग में रख के नहीं, डीपीएसपी को दिमाग में रख के पॉलिसी को नहीं बनाता, अगर स्टेट ऐसा करता है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि स्टेट अपना काम नहीं कर रहा। फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं उनको ये दिमाग में रख के पॉलिसीज़ नहीं बनाता।
पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक है, ये वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल के लिए बात करता है। ये पता है ये सोसाइटेरियन है, एक सोसाइटी एक कम्युनिटी के बारे में बात करेगा, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल के बारे में बात करेगा, बहुत सारे लोगों के बारे में बात करेगा। फंडामेंटल राइट्स एक इंसान के बारे में बात करता है। यहाँ पे जो कोर्ट्स है उनके पास ये वो नहीं बोल सकते कि हाँ लॉ डीपीएसपी के खिलाफ है तो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ कोर्ट यहाँ पे बाउंड है कि लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो उस लॉ को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड, वाइड, जीरो, नल करार दे सकते हैं कोर्ट्स। उसके बाद हमने कल ही देखा था कि डीपीएसपी 3 तरह का है, ये आपके सामने है और आज हम ये पढ़ेंगे। कुछ डायरेक्टिव्स आउटसाइड 4 पार्ट है, ये भी आज हम पढ़ेंगे। और कुछ नए नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 7 जगहों पे अमेंडमेंट हुआ है, 7 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें ये 4, 5, 6 आर्टिकल्स शायद ऐड हुए हैं, एक को चेंज आई है, वो हम देखेंगे। आज हमें पढ़ना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और आपको पता ही है पार्ट 4 में पढ़ते हैं इतने आर्टिकल्स। एक्चुअली इतने आर्टिकल्स नहीं बोल सकते क्योंकि बीच में किसी जगह लिखा है अमेंडमेंट के थ्रू। फॉर एग्जांपल कोई है 43 और फिर 43A भी है, ए मतलब अमेंडमेंट। इसी तरह अलग अलग अमेंडमेंट्स के थ्रू 48A भी है, 39A भी है, तो ए का मतलब अमेंडमेंट। तो आप ये गिनना नहीं कभी कि 36 से 51 गिनेंगे हम आर्टिकल्स, गिनना है तो अमेंडमेंट लेके गिनो, अंदर से गिनो। चलो भाई मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ओके देखो भाई, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, अंबेडकर ने बोला इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ये। जैसे ऊपर स्टैलवेट ने बोला था, मैंने अभी बोला आपको, अंबेडकर ने भी बोला कि B.R. अंबेडकर ने भी बोला कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। कौन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो दो बंदे एक ही बात बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है इसमें। तो सवाल आएगा तो दोनों बंदे होंगे, या तो एक ही बंदा होगा उस पर टिक करना। जिस ऑब्जेक्टिव में दोनों के दोनों होंगे वो एग्जामिनर को पकड़ के आप मार सकते हो। नहीं मजाक कर रहा हूँ, क्या मारोगे। चलो ठीक है। अंबेडकर जो है उसने बोला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे स्टैलवेट ने बोला, उसने बोला कि जैसे ब्रिटिश अपने इंडिया के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट से जैसे इंस्ट्रक्शंस आते थे इंडिया में गवर्नर को, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंस्ट्रक्शंस आते थे गवर्नर को, पहले गवर्नर होता था, फिर गवर्नर जनरल बन गया, फिर गवर्नर जनरल से वाइसराय बन गए, ठीक है ना, फिर से गवर्नर आ गया, फिर उस हिस्ट्री में मत जाइए। जैसे ब्रिटिश से अपने गवर्नर जनरल या गवर्नर को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, उसी तरह स्टेट के सामने भी कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो जैसे ब्रिटिश इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता था, इसी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। किनके लिए इंस्ट्रक्शंस है? स्टेट के लिए। क्या इंस्ट्रक्शंस है? आप पॉलिसी लॉ बनाते समय इन प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखोगे। और जब आप ये पॉलिसीज और लॉ बनाते समय इन प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखते हो तो आप पता है कंट्री में क्या लाते हो? वेलफेयर स्टेट बनाते हो कंट्री को। हम अभी पढ़ेंगे ये सारे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम सारे पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि कंट्री में एम क्या है, मकसद क्या है? वेलफेयर स्टेट लाना, वेलफेयर लाना, ठीक है ना, इक्वालिटी लाना, ठीक है ना, ये डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, रिच और पुअर के गैप को मिनिमाइज करना, वेलफेयर लाना, हर एक बंदे के लिए फायदा पहुंचाना। नॉट अ पुलिस स्टेट जो है उसकी बात नहीं कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बात कर रहा है। ओके, वेलफेयर स्टेट के बारे में यहां तक आपको समझ में आ गया। और उसके बाद है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 जो है वो सेम है आर्टिकल 12, पार्ट 3 का आर्टिकल 12, फंडामेंटल राइट्स का पहला आर्टिकल। इसी तरह डीपीएसपी का भी पहला आर्टिकल बराबर है फंडामेंटल राइट्स के पहले आर्टिकल के जैसे है। ये क्या है? 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट कहाँ पे आपने पढ़ा? फंडामेंटल राइट्स के पहले आर्टिकल 12 में। डीपीएसपी का भी पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36, वो इक्वल टू है फंडामेंटल राइट्स के पहले आर्टिकल का स्टेट। और आपने उधर पढ़ा है स्टेट में एग्जीक्यूटिव आता है, लेजिस्लेचर आता है, जुडिशरी भी थोड़ा सा आ जाता है। थोड़ा सा क्यों बोल रहा हूँ वो आप देख लीजिए, वहाँ पे पंचायत भी आता है, म्यूनसिपलिटीज़ भी आता है, अदर बॉडीज़ भी आता है, वो स्टेट आप देख लीजिए। आर्टिकल 37 क्या है? आर्टिकल 37 ये बोल रहा है कि देखो भाई, डीपीएसपीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल है फॉर गवर्नेंस। ये ड्यूटी ऑफ मतलब गवर्नमेंट चलाने के लिए ये फंडामेंटल है और ये ड्यूटी ऑफ स्टेट है। कौन सी स्टेट? जो आर्टिकल 12 में और 36 में है। उस स्टेट के पास ये ड्यूटी है कि वो अप्लाई करे इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, जबकि वो लॉज बनाए, पॉलिसीज बनाए। यही तो हम बोल रहे हैं कल से
कि स्टेट को ये चीज़ें दिमाग में रखनी है, ये ड्यूटी है उसके ऊपर कि वो अप्लाई करे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स व्हाइल मेकिंग लॉज। अब अगर स्टेट ये काम नहीं कर रहा, स्टेट लॉज बनाता है लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं कर रहा, दिमाग में नहीं रखता, उसके हिसाब से लॉज को और पॉलिसीज़ को नहीं बनाता स्टेट, तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसेबल है, मतलब आप उनको एनफोर्स नहीं कराते। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स के केस में वायलेशन में आप जाते थे अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, इसके वायलेशन के केस में अगर स्टेट ऐसा ना करे, लॉज को बनाते टाइम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई ना करे, तो आप कोर्ट्स नहीं जा सकते। BN राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था, उसने कुछ खास बात बोला। उसने बोला एक इंसान के पास राइट्स होने चाहिए, मगर राइट्स होने चाहिए एक इंसान के भी, एक कम्युनिटी के भी। और उसने बोला राइट्स होने चाहिए दो टाइप के, एक जस्टिसेबल वाले और दूसरा नॉन जस्टिसेबल वाले। जस्टिसेबल पार्ट 3 में है, ये इंडिविजुअलिस्टिक है ज़्यादातर क्यों बोला, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए भी। और ये नॉन जस्टिसेबल है पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये नॉर्मली कम्युनिटी ऑफ पीपल के लिए होते हैं, लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए होता है। तो BN राव ने बोला देखो राइट्स होने चाहिए, एक तो जस्टिसेबल पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, एक तो नॉन जस्टिसेबल पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने BN राव जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था, जो कि एडवाइस देता था, उसकी बातें कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने सुना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सुना और उन्होंने दोनों के दोनों प्रोविजंस रखे, एक पार्ट 3 में, एक पार्ट 4 में। पार्ट 3 में जस्टिसेबल और इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स, पार्ट 4 में नॉन जस्टिसेबल और कम्युनिटी वाले राइट्स। अब यहां तक तो ठीक है। अब सर मुझे एक बात बताइए, अगर ये है जस्टिसेबल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नॉन जस्टिसेबल क्यों रखा गया? इसको भी जस्टिसेबल रखना था, अच्छा था। अगर स्टेट काम नहीं करेगा तो हम जाएंगे कोर्ट, ये तो अच्छा था। ये क्यों रखा गया नॉन जस्टिसेबल? रीजन है फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम थे। भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम थे, स्टेट हर एक काम नहीं कर सकता था। क्योंकि जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए सिटीजन्स के पास, सिटीजन्स को मिलना चाहिए काम, हर एक को काम मिलना चाहिए, सिटीजन्स को कम से कम लिविंग वेजेस मिलने चाहिए, तो उनके पास वो मिलना चाहिए, फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, इनकम मिलनी चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए, भाई पार्टिसिपेशन करने चाहिए वो काम में, ठीक है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज करना चाहिए विलेज पंचायत को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बनाना है, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ को बनाना है, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करने हैं। इसलिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम थे स्टेट के पास, गवर्नमेंट के पास पहले, इसलिए उन्होंने बोला भाई अगर हमने ये काम नहीं किया तो भाई कोर्ट के साथ रोज़ रोज़ हमारा जंग हो जाएगा। इसलिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम थे, इसलिए DPSP को रखा गया। नहीं भाई ये ऑप्शनल होगा, स्टेट करेगा, अगर स्टेट नहीं कर सकता आप स्टेट का गला नहीं पकड़ सकते, भाई क्यों नहीं किया, तो ये ऑप्शनल रहेगा, स्टेट को ये करना चाहिए। लॉज बनाते समय वो दिमाग में ये बातें रखेगा। अगर कुछ गलती हुई तो आप उसका कॉलर नहीं पकड़ोगे, ठीक है, ओके। बैकवर्डनेस और डाइवर्सिटी भी बहुत थी, डाइवर्सिटी भी बहुत है, तो अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी बोलेंगे भाई उनको दे दिया, हमको नहीं दिया, वो हुआ हमें नहीं हुआ, तो इस तरह से डाइवर्सिटी भी और बैकवर्डनेस भी बहुत ज़्यादा है लोगों में। इसलिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंपल्सरी नहीं रखे गए, ये ऑप्शनल रखे गए कि ये करना चाहिए, ठीक है। बैकवर्डनेस भी बहुत है कि समझ नहीं आएगा, क्योंकि बैकवर्ड सेक्शंस को उठाना है, SC के बारे में बात हो रही है, ST के बारे में बात हो रही है, वीकर सेक्शंस के बारे में बात हो रही है, उनको एजुकेशनल देना है, उनको इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब उनको एक्सप्लॉयटेशन रुकाना है, इनजस्टिस रुकाना है, तो बहुत सारी बातें हैं और बैकवर्डनेस बहुत है। अब सारे लोगों को एक साथ उठाना, अगर स्टेट ऐसा न कर सका तो आप स्टेट को बोलोगे भाई ये तो जस्टिसेबल है, मैं जाऊँगा कोर्ट, और फिर कोर्ट में फिर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में फिर कन्फ्लिक्ट चलेंगे। इसलिए इनको नॉन जस्टिसेबल रखा गया।
मगर ये नहीं है कि नॉन जस्टिसेबल रखा गया तो इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इनको छोड़ देना पड़ेगा साइड में। ना 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 ना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट के ऊपर कि वो लॉज बनाते टाइम इनको फॉलो करे। इससे मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल बनेगी, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल बनेगी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उंगलियां उठेंगी। भाई आपने कानून बनाया या कानून को एनफोर्स किया, इंप्लीमेंट किया, लेकिन कानून आपने बनाया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बाहर, आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अपोजिट काम किया, आप डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। आप अब इलेक्शन के टाइम आपको फिर सवाल उठेंगे इलेक्शन के टाइम, और इलेक्शन के टाइम आप गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हो, और मतलब कि लोग कंट्रोल कर सकते हैं इनडायरेक्टली। किसको? किनको? किनको? मिनिस्ट्रीज को या गवर्नमेंट को। अब है इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्लासिफाई किया जाता है। आपको वहां पे सवाल पता है क्या आएगा? विच अमंग द फॉलोइंग है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, विच अमंग द फॉलोइंग है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, विच अमंग द फॉलोइंग है गांधीयन प्रिंसिपल। ये सवाल आते हैं, और कुछ आर्टिकल्स की भी बीच में आते हैं, जैसे कि आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है कि वो आर्टिकल क्या बोलता है, लेकिन वो कम ही आता है, लेकिन आ सकता है और आता भी है। ठीक है, हम पढ़ेंगे। कम आता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली आता है, वो आर्टिकल क्या बोलता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में उतना ज्यादा नहीं आता कि वो आर्टिकल क्या बोलता है, लेकिन आ सकता है। देखो भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचना कि 39 के बाद 40 आएगा। नहीं भाई, 40 तो गांधीयन है, यहाँ पे 41 है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताया। अब देखो, आर्टिकल 38 क्या बोलता है, 39 क्या बोलता है, 39A क्या बोलता है, 41 क्या बोलता है, ये हम पढ़ेंगे। और आपको मैं एक बात बताऊं, आपको हर एक बात याद रहेगी जब आप ट्रिक समझोगे। ट्रिक हम एक बार आपको बताए ना, उसके बाद आप सारी चीज़ें आंख बंद करके बोलोगे। देखो भाई, आर्टिकल 38 क्या है? वेलफेयर ऑफ पीपल करना है, जस्टिस लाना है, जस्टिस लाना है, जस्टिस लाना है, जस्टिस लाना है। वेलफेयर ऑफ पीपल करना है, पीपल को बराबर करना है, इंसाफ करना है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस लाना है। आर्टिकल 38, बस इतना ही पढ़ना। लेकिन मैंने 4 बार जस्टिस क्यों बोला? क्योंकि जस्टिस वर्ड पे ही ट्रिक बैठी हुई है। और आर्टिकल 38 कुछ और भी बोलता है, कुछ और भी उसमें है क्या कि मिनिमाइज करेंगे इनइक्वालिटीज, जो दूरी है ना उनको कम करेंगे। इनइक्वालिटीज जो है ना, दूरी उनको कम करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। इनकम इनइक्वालिटीज कम करेंगे, स्टेटस इनइक्वालिटीज, फैसिलिटीज इनइक्वालिटीज, अपॉर्चुनिटीज जो इनइक्वालिटी है उनको हम कम करेंगे, इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। तो इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी लाएंगे। मिनिमाइज इनइक्वालिटीज का मतलब ही होता है कि इक्वालिटी लाएंगे। अब ये चीज अमेंडमेंट से लाई गई, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। मैंने आपको कल भी बोला कि कौन से अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट से क्या क्या आया, बताओ भाई। यही एक आया 44th से, 42nd से 4 आए, ठीक है ना, मैंने आपको बताया हुआ है, साथ साथ बता दूंगा। आर्टिकल 39 फिर आया। आर्टिकल 39 से सवाल आते हैं, पता है क्यों? क्योंकि आर्टिकल 39 खुद बहुत बड़ा आर्टिकल है। आर्टिकल 39 के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। आर्टिकल 39 के अंदर बहुत है कि स्टेट के को क्या करना है चाहिए, उसको सिक्योर करना चाहिए, ये लाइवलीहुड सिक्योर करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा। आर्टिकल 39 में सब आर्टिकल्स है, सब पार्ट्स है, क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ। ये क्लास एफ को जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट से। देखा ना, दूसरा अमेंडमेंट हुआ, 44th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट से 4 चीजें आई हैं, ठीक है ना, 4 चीजें ऐड हुई हैं, एक तो आपने देख लिया। अब ट्रिक यहीं पे मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 39 में, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये एक पोस्ट है, और ये जाएगा किसको? प्राइमरी हेल्थ सेंटर को। भाई ये ट्रिक है, ये आगे मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आप LDC PHC, तो थोड़ा सा आपके दिमाग में तो कुछ आए। लोअर डिवीजन क्लर्क गोज टू, ये एक पोस्ट है जो किसको मिलेगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाले को मिलेगा। देखो भाई, लोअर डिवीजन क्लर्क गोज टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। अब ये हम आगे ट्रिक अच्छी तरह समझेंगे, तभी आपको ट्रिक दिमाग में बैठेगी। लेकिन फिलहाल L से लोअर मतलब L से लाइवलीहुड, D से डिस्ट्रीब्यूशन, C से कंसंट्रेशन, P से पे, H से हेल्थ, C से चिल्ड्रन। कितना आसान लगता है? आसान तो लगता है, लेकिन सर समझाइए थोड़ा सा। आर्टिकल 39 क्या बोलता है
कि सिक्योर करेगा गवर्नमेंट की या स्टेट क्या करेगा, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आया ना लाइवलीहुड। उसके बाद ये तो ए था, उसके बाद बी क्या है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये बी था। फिर सी क्या बोलता है कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, एक जगह वेल्थ कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए। देखो भाई आपको क्या करना है यहाँ पे, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना, ये नहीं कि एक जगह आपने कुछ दे दिया सामान तो दूसरी जगह नहीं दिया, रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि स्टेट को कुछ बोला जाता है करने के लिए, यहां पे मिनिमाइज करोगे इनइक्वालिटीज, वेलफेयर लाओगे, स्टेट को बोला जाता है कुछ करने के लिए, आप कानून बनाइए, लॉ बनाइए, पॉलिसी बनाइए, लेकिन वेलफेयर लाने के लिए, इक्वालिटी को मिनिमाइज करने के लिए, लाइवलीहुड देने के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेस का करने के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक जगह नहीं होना चाहिए, उसको रोकने के लिए आर्टिकल 39C इसीलिए बोलता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि रोकोगे आपकी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्या होगा। फिर पे मतलब आर्टिकल 39 के अंदर ही डी वाला क्या बोलता है पता है क्या, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल पे मिलना चाहिए, इक्वल काम के लिए, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन को इक्वल पे मिलना चाहिए। उसके बाद एच से ये क्या बोल रहा है, करने के लिए स्टेट ऐसा करेगा, कानून ऐसा बनाएगा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन मिलेगा। फिर एच है, उसके बाद एच क्या है कि आप प्रिजर्व करोगे हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मतलब आप हेल्थ के बारे में बात हो रही है। उसके बाद एफ लास्ट में क्या है कि आप अपॉर्चुनिटी दोगे कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन होना चाहिए, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन होना चाहिए। आप ऐसे लॉ बनाओगे कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन हो, हेल्थ बढ़ जाए, इक्वल पे मैन और वुमेन को इक्वल वर्क के लिए मिले, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे इक्वली, हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और कि आप एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सिटीजन्स को दे दोगे। उसके बाद आर्टिकल 39A का मतलब ही होता है अमेंडमेंट। सर यहाँ पे भी तो अमेंडमेंट हुई, फिर ए क्यों नहीं था भाई, यहाँ पे पूरे आर्टिकल को अमेंडमेंट नहीं हुई, आर्टिकल्स के अंदर से ये एफ वाला पार्ट ऐड हुआ, मतलब चिल्ड्रन वाला पार्ट ऐड हुआ, मतलब अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन वाला पार्ट ऐड हुआ। ओके, आर्टिकल 39A क्या बोलता है, फ्री लीगल एड टू पुअर को देना है फ्री लीगल एड। ये किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ, उसी अमेंडमेंट से जिससे 4 चीजें ऐड हुई, 2 तो आपके सामने हैं। तो आर्टिकल 39 जो ए है वो क्या बोलेगा कि प्रमोट करना है, स्टेट को प्रमोट करना है इक्वल जस्टिस, और या आप ऐसे याद रखो, स्टेट को प्रमोट करना है कि वो इक्वल जस्टिस दे, क्या करके, फ्री लीगल एड टू पुअर, मतलब कि ऐसे टू प्रमोट इक्वल जस्टिस भी और टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। फिर से बोलूंगा, स्टेट के पास ये चीज दिमाग में रखना है जब वो पॉलिसी बनाएगा। आर्टिकल 39 बोलता है कि फ्री लीगल एड टू पुअर मिलना चाहिए, और दूसरा पॉइंट भी इसी के साथ है, अगर याद रखोगे, कि प्रमोट करना है इक्वल जस्टिस। ठीक है, आर्टिकल 41 पता है क्या बोलता है, तो आर्टिकल 39 ये याद रखा कि फ्री लीगल एड टू पुअर देना है। आर्टिकल 41 पता है क्या बोलता है कि वर्क देना है आपको, एजुकेशन देना है आपको, पब्लिक असिस्टेंस देना है आपको। आर्टिकल 41 बोलता है ऐसे काम करना है कि ये सब मिलना चाहिए, कि आपको राइट टू वर्क सिक्योर करना है एक इंसान का, एजुकेशन सिक्योर करना है एक बच्चे का, ठीक है, या एक इंसान का, और पब्लिक असिस्टेंस देना है आपको उनको पब्लिक असिस्टेंस देना है, मदद करना है। किस केस में, अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, ओल्ड एज के केस में, सिकनेस के केस में, डिसेबिलिटी है तो आपको मदद करना है, तो आपको मदद करना है, आपको उनको गारंटी देनी है कि आप काम कर सकते हो, वो ये चीज़ें बस। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। ये चीज़ें आपको समझ पता है कब आएंगे, जब आप ट्रिक देखोगे ना, तो आपके दिमाग में हर एक बात बैठेगी। आर्टिकल 42 क्या है कि मैटरनिटी रिलीफ और जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस लाने की आप कोशिश करोगे। स्टेट को ऐसे काम करने हैं, ऐसे लॉज बनाने हैं, ऐसे पॉलिसीज बनाने हैं जिसकी वजह से जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क प्रोवाइड मिले वर्कर्स को, जस्ट
और ह्यूमन कंडीशन वाली उनको चीज़ें मिले वर्कर्स को एक फैक्ट्री के अंदर, और मैटरनिटी रिलीफ भी मिले। मैटरनिटी रिलीफ का मतलब पता है ना भाई, कि प्रेग्नेंट वुमेन अच्छी तरह हॉस्पिटल चली जाए, उनको प्रोविजंस वो मिले कि जिस तरह से आराम से वो हॉस्पिटल ले जा सकते हैं और जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 43 क्या है भाई, सिक्योर करना है लिविंग वेजेस। लिविंग वेजेस को सिक्योर करना है, ये आर्टिकल 43 है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाने हैं कि मिनिमम वेज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मिनिमम वेज लिविंग वेज की बात हो रही है कि लिविंग वेज की सिक्योरिटी मिले। अब ये लिविंग वेज क्या होता है, लिविंग वेज होता है ये जो आपने देखा ना ऊपर मिनिमम वेज, मिनिमम वेज होता है बस मिनिमम चीज़ें मिले, कपड़ा मिले, फूड मिले, शेल्टर मिले, क्लोथ्स मिले, उसको बोलते हैं मिनिमम वेज। लेकिन लिविंग वेज उससे एक्स्ट्रा होता है पैसा। मिनिमम चीज़ें तो मिले, फूड शेल्टर और बाकी चीज़ें वो मिले, लेकिन लिविंग वेज का मतलब होता है कुछ और एडिशनल मिले, जैसे एजुकेशनल मिले, हेल्थ भी मिले, ठीक है ना, और बाकी चीज़ इंश्योरेंस भी मिले, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा सा हाई फाई। मिनिमम वेज में मिनिमम सामान, लिविंग वेज में उससे एक्स्ट्रा। पता है लिविंग और मिनिमम के बीच में जो एवरेज है ना उसको बोलते हैं फेयर वेज। अगर याद रखना चाहते हो तो रखो, नहीं रखना चाहते हो कोई बात नहीं, इतना याद रखो आर्टिकल 43 बोलता है आपको देना है लिविंग वेज हर एक सिटीजन इन द कंट्री को, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 43 ए क्या बोलते हैं भाई, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स होना चाहिए। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किस में, वर्कर कहाँ पे होता है, इंडस्ट्री में, तो वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 47 क्या है कि आपको रेज करना है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब पब्लिक हेल्थ बढ़ाना है, ऐसे पॉलिसीज लाने हैं कि पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो जाए। अब ये हमने सोशलिस्टिक पढ़े ना, अब हम सोशलिस्टिक ट्रिक सीखेंगे तभी आपको समझ आ जाएगा। देखो भाई, ये एक इंडस्ट्री है, ये कोर्ट है, ठीक है, ये आपको कहानी याद रखनी है। डीपीएसपी में सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कैसे याद रखे, फिर हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। दिमाग में रखो, ये एक इंडस्ट्री है, ये है कोर्ट, और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ही बड़ा है, और इसमें ट्रिक ही मुश्किल है। सबसे आसान ट्रिक पता है क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल, सबसे आसान, एक वर्ड में सारा कुछ है। देखो अब इंडस्ट्री में ये देखो बहुत बड़ा बंदा है, को खतरनाक लगता है, बहुत जालिम है ये, और ये बेचारे वर्कर्स हैं, ठीक है। ये जालिम बंदा है, लगता है दूर से, तो ये क्या करता है, ये नहीं देता है जस्ट और ह्यूमन कंडीशन, जस्टिस नहीं देता, ये ह्यूमन कंडीशन इनको प्रोवाइड नहीं करता। ह्यूमन कंडीशन पता है क्या होता है, इंसान वाली कंडीशन, ज़बरदस्ती नहीं करता। ह्यूमन कंडीशन होता है फॉर एग्जाम्पल ज़बरदस्ती लोगों के साथ करना, उनको ह्यूमन कंडीशन नहीं मिल रहा, इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है। तो याद रखना ये इनजस्ट था और ह्यूमन कंडीशन नहीं प्रोवाइड करता था ये अपने वर्कर्स को। ये क्या करता था उनके साथ, वेरी लो वेजेस देता था, पैसे बहुत कम देता था ये, मतलब लिविंग वेजेस उनको नहीं मिलते थे। अब अगर उनको लिविंग वेजेस नहीं मिलेंगे, ऊपर हमने देखा लिविंग वेज क्या होता है कि कपड़ा, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, मकान, ये तो मिलेगा, लेकिन उसके अलावा एजुकेशन मिलना चाहिए, हेल्थ मिलना चाहिए, इंश्योरेंस मिलना चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ का भी बेनिफिट मिलना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। देखो लिविंग वेजेस उनको नहीं मिल रहे, मतलब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे फिर स्कूल, मैंने बोला ना एजुकेशन। प्रेग्नेंट उनके पास लेडी जो होगी, जो उनके लेडी होगी प्रेग्नेंट, वो कैसे हॉस्पिटल जाएगी, उनका हेल्थ पे असर पड़ रहा है। अब हेल्थ पे असर पड़ रहा है, फिर वो काम नहीं कर सकते हैं, सिक हैं, ओल्ड हैं, डिसेबल्ड है, काम नहीं कर सकते। तो समझो इस बात को कि इंडस्ट्री में ये बहुत जालिम है, ये वर्कर्स के साथ क्या क्या कर रहा है कि उनको जस्ट और ह्यूमन कंडीशन नहीं दे रहा है, क्रॉस है, और क्या कर रहा है उनके साथ कि वेरी लो वेजेस उनको मिल रहे हैं, उनको लिविंग वेजेस नहीं मिल रहे हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, प्रेग्नेंट को हॉस्पिटल ले ले, हेल्थ दे दे अपने बच्चों और जो भी फैमिली है। हेल्थ खराब होगा तो सिक होगा बंदा, ओल्ड होगा, डिसेबल्ड होगा, और फिर उनका राइट टू वर्क भी ये छीनते हैं। तो इतने सारे उनके साथ जुल्म हो रहे। इनमें से एक बंदा ने बोला भाई मैं तो जाऊंगा कोर्ट, मैं तो नहीं मानूंगा, है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा कोर्ट। और ऊपर से ये हम तो यहीं से आंदोलन स्टार्ट करते, लेकिन ये वर्कर ये बंदा क्या करता है, ये हमको यूनियन नहीं बनाने देता, ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स नहीं मना करता ये कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर होना चाहिए ताकि हमारी बात भी रखी जाए, ठीक है ना, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री के लिए हमारी बात भी रखी जाए। तो ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स रोकता है, इसलिए हम जाएंगे कहाँ, कोर्ट।
कोर्ट ने सुना कि इनके साथ ये ट्रीट आर्टिकल 42 भी वायलेट हो रहा है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। आर्टिकल 43 मतलब लिविंग वेजेस पे भी असर पड़ रहा है। आर्टिकल 41 मतलब चिल्ड्रन नहीं जा सकते स्कूल। आर्टिकल 42 मतलब मैटरनिटी रिलीफ प्रेगनेंसी का केस। आर्टिकल 47 मतलब पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। आर्टिकल 41 मतलब राइट टू वर्क, जिसमें सिक, ओल्ड और डिसेबल्ड होते हैं तो राइट टू वर्क भी छीना जाता है इनसे। तो इनसे इतने आर्टिकल्स, तो जब कोर्ट सुनता है भाई इनका, और एक आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, वो भी नहीं। अब ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, ये सारी चीज़ें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। कोर्ट बोलता है भाई जस्टिस मिलेगा आपको और फ्री लीगल एड मिलेगा आपको। फ्री लीगल एड का मतलब होता है आपको फ्री लीगल एड दिया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपको लीगल एड हम फ्री देंगे, लीगल एक्शन हम फ्री लेंगे, आपको हम लॉयर फ्री देंगे, आपको हम वकील फ्री देंगे। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, आपके बदले हम केस लड़ेंगे। ये चीज़ें होते हैं, फ्री लीगल एड हम देंगे आपको। देखो, तो मकसद की बात यह है कि कोर्ट ने बोला भाई जस्टिस भी देंगे, फ्री लीगल एड भी हम देंगे। लीगल मतलब जुडिशरी के रिलेटेड है ये। अब ये चीज़ें तो हमने पढ़ी, लेकिन आर्टिकल 39 बड़ा था इसलिए वो नहीं पढ़ा। लेकिन ऊपर मैंने आपको बताया, लोअर डिवीजन क्लर्क गोज टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर। लोअर से लाइवलीहुड, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, सी से कंसंट्रेशन, पी से पेमेंट मिलना चाहिए इक्वल, एच से हेल्थ मिलना चाहिए, सी से चिल्ड्रन का ख्याल रखो। तो ये सारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है। अब आपके दिमाग में कोई भी सवाल आया ना, तो आप दूर से बता सकते हो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, अभी भी नहीं बता सकते आप। पता क्यों? क्योंकि आपने अभी गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की ट्रिक नहीं देखी, जो कि इससे आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें आसान लगेगा आपको। और लास्ट में मैं आपको जब सवाल पूछूंगा ना, आपको बहुत आसान लगने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि गांधीयन बहुत आसान है और उससे आसान लास्ट में लिबरल इंटेलेक्चुअल है। और ये थोड़ी सी मुश्किल है। पहली वाली थोड़ी सी उतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा है। लेकिन आपके दिमाग में जब भी इंडस्ट्री हो और ऐसा हो, ऐसे वर्ड अगर आपके दिमाग में आए कि लाइवलीहुड, एल, ठीक ना, मतलब जैसे आर्टिकल 39 में वो 6 चीज़ें हैं, लाइवलीहुड आया दिमाग में, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये है सोशलिस्टिक। लाइवलीहुड ही नहीं, लाइवलीहुड, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, सी से कंसंट्रेशन, पी से पेमेंट, एच से इसी तरह पेमेंट था। फिर क्या था? एल डी सी ना पब्लिक हेल्थ केयर, पी से पेमेंट, एच से हेल्थ और सी से चिल्ड्रन। अगर ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में आई तो वो तो सबसे मुश्किल ही था। देखो भाई, ये तो ठीक है। अब है उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल क्या है? गांधी जी की आइडियोलॉजी पे है ये बेस्ड। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पता है क्या है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का मतलब है इनइक्वालिटीज को हटाना। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स का मतलब होता है इनइक्वालिटीज को हटाना। ओके, गांधीयन प्रिंसिपल्स का मतलब होता है गांधी जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करना। और सोशलिस्टिक, पता, ये भी आपको पता होगा सोशलिस्टिक क्या होता है। मैंने आपको ये पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स में। सोशलिस्टिक होता है जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ को हटाया जाए, जहाँ पे वेलफेयर लाया जाए, जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल होता है कुछ करने का। वैसे तो गवर्नमेंट को बोला जाता है डीपीएसपी में हर कुछ करने का, तो सोशलिज्म में गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है और बोलता है इक्वलिटी लाऊंगा मैं, वेलफेयर लाऊंगा मैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या है कि गांधी जी की आइडियोलॉजी पे है ये सब। अब आर्टिकल 40 जो है वो है ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना। देखो ये है ना ओ, ये है ओ से ओ, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। ये है ना 1, पता है अव्वल नंबर पे आना है भाई मेरे। अव्वल नंबर पे आना मतलब एजुकेशन में अव्वल नंबर पे आना, फर्स्ट रैंक लानी है, एजुकेशन में फर्स्ट रैंक लानी है। ये ना ये दो मतलब हम दो हमारे दो, मतलब शादी, मतलब मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के रिलेटेड। ओके, मैटरनिटी रिलीफ प्रेगनेंसी के रिलेटेड। इसी तरह मैं कुछ चीज़ें आपको आगे भी बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। उसके बाद 43 ऊपर भी था, 43 नीचे भी है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है 43 में कुछ चीज़ें हैं, ये भी बात है 43 में, लेकिन ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। लेकिन 43 में ये बात भी है, लेकिन ये गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है। अच्छा, 43 जो है वो क्या बोलता है? प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। 43 बी क्या बोलता है? प्रमोट करना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पता है भाई, हम
एक जगह में रूरल एरिया में रहते हैं या किसी भी जगह रहते हैं, तो हम कॉपरेशन बनाएंगे, एक इंडस्ट्रीज बनाएंगे कॉपरेशन करके, एक सोसाइटी बनाएंगे कॉपरेशन करके, एक बिजनेस सेटअप बनाएंगे कॉपरेशन करके। जैसे कि हम सब बोलेंगे हाँ भाई हम सारे गायें लाएंगे एक साथ और गायों को दूध निकालेंगे और शहर जाके बेचेंगे, तो हमने कॉपरेटिव सोसाइटी बनाई। ठीक है, अब ये कॉपरेटिव सोसाइटी किस अमेंडमेंट से आया आपके सामने है। और फिर आर्टिकल 46 बोलता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शंस का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, स्टेट को ऐसे लॉज लाने हैं। 6 यहाँ पे है ना, 6 एस से 6 और एस से SC ST। ठीक है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे ये ट्रिक्स। आर्टिकल 47 क्या बोलता है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स अल्कोहल या ड्रग्स को खत्म करना है। ड्राई डे आपको याद रखें, पता कैसे, 1947 आज़ादी का दिन था। समझो उस दिन बहुत टेंशन था। उस दिन बोला गया था, गांधी जी ने बोला देखो भाई आज़ादी तो दे दी, अब आपको ड्राई डे करना है। ड्राई डे का मतलब पता है क्या होता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, आपको शराब को हाथ नहीं लगाना है, आपको शराब नहीं पीना है, वो ड्राई डे, वो भी आप याद रख सकते हो। 1947 आज़ादी के डे पे बोला गया देखो भाई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स नहीं ले लो आप। 48 है स्लॉटर ऑफ काउज नहीं होना चाहिए, स्लॉटर ऑफ कैटल नहीं होना चाहिए। देखो 8 है ना, 8, अब आप 8 को ऐसे बनाइए, देखो ये 1 2 टांग, ये 2, मुझे बनाना नहीं आया यहाँ पे। अब ये देखो ये गाय बनेंगे ना, कैटल बनाना, तो स्लॉटर ऑफ काउज या स्लॉटर ऑफ कैटल 8 से आप याद रख सकते हो। 38 याद नहीं रखना, 48 याद रखना, लास्ट वाला 8। 38 मत याद रहे आपको, एक दिन मैंने ये गलती की थी पहले एग्जाम में, एक बार एग्जाम में नहीं पता नहीं शायद बोलते समय 8 का मतलब 48, लास्ट वाला 8 याद रखना। ओके, और उसके बाद लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो कि लिबरल हो, जो कि इंटेलेक्चुअल चीजें हो, जिसमें बहुत इंटेलिजेंट बातें हो और लिबरल बातें हो। लिबरल बातें मतलब सेपरेट करो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के साथ, फॉरेन पॉलिसी के साथ लिबरल रहो, ऐसे फॉरेन पॉलिसीज बनाओ ताकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रहे। अच्छा इतना ही नहीं, एनवायरनमेंट का ख्याल, वो इंटेलेक्चुअल चीजें, ठीक है ना, एजुकेशन का ख्याल, इंटेलेक्चुअल चीजें, मोनूमेंट्स का ख्याल रखो, यूनिवर्सल सिविल कोड, वो इंटेलेक्चुअल चीजें। अब लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है कुछ, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 44 क्या है, यूनिवर्सल सिविल कोड लाना, इंटेलेक्चुअल बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। यूनिवर्सल सिविल कोड लाना, सिविल को मैंने ऐसे रखा, एजुकेशन को ऐसे रखा, मॉडर्नाइज को ऐसे रखा, क्योंकि ट्रिक्स इन्हीं के ऊपर है। अच्छा हमने तो आपको ये ट्रिक्स नहीं बताई ना, पहले गांधीयन प्रिंसिपल की ट्रिक तो देखेंगे ना, बहुत आसान लगेगा आपको, और उससे आसान है फिर लास्ट में ये एक वर्ड याद रखना है, जेपी सीमेंट, बात खत्म। गांधीयन प्रिंसिपल की ट्रिक क्या है, देखो भाई विलेज पंचायत है, ठीक है, विलेज में तो पंचायत होता है सर, ठीक है, वहां पे पंचायत खराब था, इतना याद रखना है आपको। पंचायत में ड्रग्स लेते थे, स्लॉटर ऑफ कैटल काउज करते थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज नहीं बना, मतलब ये चीजें करते थे, ठीक है, इतना था विलेज में। गांधी जी ने बोला भाई ये क्या करते हो आप, ड्रग्स पीते हो, स्लॉटर ऑफ काउ करते हो, और ऑर्गेनाइज करो विलेज पंचायत को संभालो। ये क्या बोलता है, ड्रग्स कीजिए, स्लॉटर ऑफ काउज कराता है ये विलेज पंचायत, SCs STs का ख्याल नहीं रखता है, तो इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और विलेज को एम्पावर करना, ये गांधी जी का मकसद होता था। इसलिए गांधी जी ने बोला ऑर्गेनाइज करो विलेज पंचायत को, ये है आर्टिकल 40। ड्रग्स अल्कोहल नहीं चलेगा, आर्टिकल 47। स्लॉटर ऑफ कैटल, स्लॉटर ऑफ काउज नहीं चलेगा, आर्टिकल प्रोहिबिट होने चाहिए। स्लॉटर ऑफ काउज, स्लॉटर ऑफ कैटल नहीं होना चाहिए। स्टेट को ऐसे कानून लाने हैं कि वो प्रोहिबिट करे स्लॉटर ऑफ काउज, काल्व्स, मतलब बाकी कैटल, ठीक है ना, और इंप्रूव करे उनके ब्रीड्स। ये तो मैं आपको वैसे आर्टिकल बोलता हूं, लेकिन एक वर्ड भी आप याद रखोगे ना तो काफी है। पूरी बातें अगर याद नहीं रखोगे, एक वर्ड याद रखोगे काफी है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का टॉपिक है। यहां पे आर्टिकल के अंदर ज्यादा घुस के नहीं पढ़ना, सवाल नहीं आता वहां से, फंडामेंटल राइट्स में आता है लेकिन यहां से नहीं आता। अच्छा, यहां तक तो ठीक है। अब गांधी जी ने बोला भाई ऑर्गेनाइज करो विलेज पंचायत को, ड्रग्स को खत्म करो, स्लॉटर ऑफ काउस को रोको, और कटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए, स्टेट को ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत को करना चाहिए, और SC और ST के लिए प्रोविजंस बनाने चाहिए, ठीक है ना। SC और SC के लिए प्रमोट करना है उनका एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। तो मतलब ये स्टेट के ऊपर काम है कि जब वो पॉलिसी बनाए वो ये चीजें दिमाग में रख के बनाए। तो बहुत आसान है, आपके सामने देखो ना, आपके सामने अगर विलेज पंचायत आए तो आप दूर से बता सकते हो, ड्रग्स का नाम आए तो आप दूर से बता सकते हो,
कैटल का नाम आए, कॉटेज कॉर्पोरेट, SC ST का नाम आए, आप दूर से बता सकते हो भाई गांधी जी का ये आइडिया था, एम था, आइडियोलॉजी थी, इसीलिए गांधी जी के प्रिंसिपल्स। ओके, यहां तक समझ आया। अब क्या पढ़ना है हमें भाई? लास्ट वाला, ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं पहुंच गया था यहाँ पे कि आर्टिकल 44 ये बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है भाई, हर एक के लिए सेम लॉज होने चाहिए, अलग अलग लॉज नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 45 क्या है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अंटिल 6 years of age। ये चीजें मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में भी बताई। पता है, मैंने आपको बोला 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज आई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी चेंज आई, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी चेंज आई, तीनों जगहों पे चेंज आई, एजुकेशन 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 के ही मामले में। 86 अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल राइट्स में आपने देखा क्या अमेंडमेंट आया, कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ, ठीक है ना, एजुकेशन वाला आर्टिकल, आर्टिकल 21A। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे आर्टिकल ऐड तो नहीं हुआ, इस अमेंडमेंट से इस आर्टिकल का नेचर चेंज हुआ। क्या आर्टिकल 45 में लिखा था इससे पहले कि भाई 6 से लेके 14 तक आप पढ़ाओगे, जो कि फंडामेंटल राइट्स में आपने पढ़ा। देखो, आपने फंडामेंटल राइट्स में पता है आर्टिकल 21 में क्या पढ़ा, उतना तो आपको याद होगा। क्या पढ़ा था आपने आर्टिकल 21 में कि स्टेट के पास ये ड्यूटी है कि वो एजुकेशन देगा। क्या एजुकेशन देगा वो? अंटिल 14 ईयर्स, 6 तो नहीं लिखा था शायद, ना वहां पे लिखा था फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी अंटिल 14 ईयर्स, है ना। वो यहां पे पहले लिखा था, कहां पे? यहां पे लिखा था वो पहले, एक सेकेंड, तो वो यहां पे था इससे पहले, लेकिन यहां से उसको डिलीट किया गया, यहां से वो खत्म हुआ फंडामेंटल राइट्स में और फंडामेंटल ड्यूटीज में वो चला गया। लेकिन यहां पे कुछ और आया कि 6 तक आप अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन करोगे, तो इस अमेंडमेंट से वो 14 वाला चला गया फंडामेंटल राइट्स, और यहां पे ये आया। नहीं तो यहां पे पहले वही था जो आपने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 में पढ़ा। आर्टिकल 48 क्या बोलता है कि मॉडर्नाइज करना पड़ेगा एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को, ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है, मॉडर्नाइज करना चाहिए। 48A क्या बोलता है? स्टेट को ऐसे कानून बनाने के एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक है। और ये किस अमेंडमेंट से आया? क्योंकि ए लिखा है ना, ये अमेंडमेंट से आया। और उसके बाद ये भी है कि मॉन्यूमेंट्स, जो प्लेसेस या ऑब्जेक्ट्स हो गए नेशनल इंपॉर्टेंस के, उनको आप प्रिजर्व करोगे, उनको आप बचा कर रखोगे। और उसके बाद आर्टिकल 50 क्या बोलता है? सेपरेट हो जाएगा जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 क्या बोलता है कि स्टेट को ऐसे कानून बनाने चाहिए, लॉज बनाने चाहिए, दिमाग में रखना है उनको, क्या कि प्रमोट हो जाए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। यहां तक समझ में आया ना? यहां पे समझ में आया ना? अब यहां तक तो समझ में आया। अब हम इसी को देखेंगे जो हमने पढ़ा। देखो, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, वहां पे आपको सवाल आएगा, इनमें से कौन है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। आपको याद रखना है JP सीमेंट, JP सीमेंट, JP सीमेंट, JP सीमेंट। J से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करो, P से इंटरनेशनल पीस आप, और C से सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। E से एजुकेशन देना है अंटिल 6 ईयर्स। M से मॉडर्नाइज करना है एग्रीकल्चर को। E से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। N से नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई। अब JP सीमेंट, फिर से मुझे बताओ, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग करना है। P से क्या है भाई? पीस, इंटरनेशनल पीस लाना है भाई, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात हो रही है। C से सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। E से एजुकेशन अंटिल 6। M से मॉडर्नाइज करना है। किसको मॉडर्नाइज करना है भाई? एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को साइंटिफिक लाइंस में चलाना है, मॉडर्नाइज। E से, ये तो एजुकेशन था शायद, हाँ, ये तो एनवायरमेंट हो गया। फिर एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट को बचाना है, एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है। NT से नेशनल इंपॉर्टेंस। इतना आसान है, इतना आसान है। अब मैं आपको कुछ खास चीजें बताऊंगा। 50 में कैसे याद रखोगे जुडिशरी? देखो 50 में कैसे याद रखोगे जुडिशरी। अब आपको पता है ये 50 कैसे याद रखोगे आप? जैसे कि 44 कैसे याद रखोगे? 4 क्या होता है? यूनिफॉर्म। 4 यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे 4 और 4 सेम ही है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, 45 तो चलो ठीक है, 50 के बाद 6 आता है, तो इसका आप ऐसे याद रखो, कोई बात नहीं। इसमें आप 45 में याद रखना कि ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 पहले जो लिखा था वो आर्टिकल 21A में चला गया। अच्छा, 48 मॉडर्नाइज करना है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को। 48A भी मैंने आपको बता दिया। कुछ चीज़ें जो मैं आपको आगे भी समझाऊंगा कैसे याद रखना है। अच्छा, 9 पता क्या है? 9 मतलब शाइन।
शाइन पता है कौन करता है? नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें, जो कंट्री में ताजमहल की तरफ आप देख लीजिए, नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स शाइन करते हैं। 50-50-50 मतलब आधा आधा, आधा आधा भाई, आधा ताकत तुम्हें आधा ताकत मुझे, सेपरेट करना एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ताकि सेपरेट हो जाए। जब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव सेपरेट होता है तो जुडिशरी के पास अलग आते हैं ताकत, एग्जीक्यूटिव के पास अलग ताकत आते हैं। और आर्टिकल 51 लास्ट वाला आर्टिकल है, हाँ भाई, पीस 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 पीस। ये चीज़ें हम आगे देखेंगे, ये चीज़ें हम अलग से भी देखेंगे, कैसे आप आर्टिकल्स को भी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कैसे याद रखोगे। टेंशन मत लीजिए, आप एंड तक वीडियो देखो। क्रिटिसिज्म ऑफ डीपीएसपी, डीपीएसपी का क्रिटिसिज्म कैसे हो जाएगा, देखो क्या क्या क्रिटिसिज्म था। सॉरी, सबसे पहले ये क्रिटिसिज्म था भाई, कोई लीगल फोर्स नहीं है, अगर ये वायलेट हुआ, अगर स्टेट ने ये नहीं किया तो नॉन जस्टिसेबल है, जुडिशरी के पास नहीं जा सकते हम। हाँ भाई, स्टेट फॉलो नहीं करता, इलॉजिकली अरेंज्ड है। भाई आपने कुछ फंडामेंटल राइट्स को आप सॉरी फंडामेंटल राइट्स क्यों बार बार बोल रहा हूँ मैं, आपने कुछ डीपीएसपी को आपने क्लासीफाई किया है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ पे 40 कहाँ पे है? आपने 40 को कहीं और डाला है, फिर 47 को कहीं और डाला है, 43 को कहीं और डाला है। आपने इनको अरेंज नहीं किया अच्छी तरह, तो आपने इनको इलॉजिकली अरेंजमेंट ही दिया हुआ है। आपको देना था इनको क्लासिफाई करके अरेंजमेंट अच्छी तरह। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, स्टेट वर्सेस सेंटर वर्सेस स्टेट, क्योंकि सेंटर बोलेगा स्टेट को देखो भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखो, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। स्टेट बोलेगा सेंटर को भाई तुम तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखते ही नहीं हो। प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फ्लिक्ट होगा, प्राइम मिनिस्टर तो पॉलिसी बनाएगा अपनी मिनिस्ट्री के साथ मिलके, प्रेसिडेंट लास्ट में साइन नहीं करेगा, बोलेगा भाई तुमने पॉलिसी बनाई लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को दिमाग में क्यों नहीं रखा। गवर्नर वर्सेस सीएम, स्टेट लेवल पे सीएम बनाएगा पॉलिसी, सीएम बनाएगा कानून मिनिस्ट्री के साथ और लेजिस्लेचर के साथ मिलके, लेकिन बिल जब गवर्नर के पास लास्ट में आएगी तो उस बिल को साइन नहीं करेगा गवर्नर बोलेगा तुमने तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। अरे भाई, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ टकराव खाते हैं, और जब भी कोई कानून नया बनेगा या कोई बना हुआ है तो जब भी कोई टकराव होता है तो सुपरमेसी किसको देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं। पहले क्या कंडीशन थी, बीच में क्या कंडीशन हुई, वो मैंने नहीं आपको यहाँ पे बोली। वो चीज़ें आपको अगर जाननी है तो डायरेक्टली आप यूपीएससी के लिए एंटर कर सकते हो एग्जाम में। वो एक अलग से टॉपिक बन जाएगा, बड़ा टॉपिक बन जाएगा, अच्छा टॉपिक है, उसमें कुछ केसेस के बारे में पढ़ना है। मेरा फेवरेट टॉपिक भी है वो, क्योंकि वहाँ पर मज़ा आता है पढ़ने में। लेकिन आजकल क्या कंडीशन है इसको आप जानो, ये नहीं सोचना मैंने आपको कम पढ़ा है। भाई डीपीएसपी हमने बहुत डीप पढ़ा, डीपीएसपी से बहुत उधर इधर से सवाल नहीं आते हैं, डायरेक्टली सवाल आते हैं। कौन है सोशलिस्ट, कौन है गांधीयन, कौन है वो, कौन सा आर्टिकल क्या है, कहाँ से लाया गया, बहुत सिंपल सवाल आते हैं। लेकिन हाँ, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के दरमियान अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सुपरमेसी, आजकल की कंडीशन ये है, फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है ओवर डीपीएसपी। लेकिन हाँ, फंडामेंटल राइट्स को हटा भी सकता है पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर, अमेंडमेंट भी कर सकता है। कैसे अमेंडमेंट करेगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा। ये केशवानंद भारती केस ने बोला है क्या, हाँ सर आप अमेंडमेंट कीजिए टेंशन के बगैर, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा, डिसाइड क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट्स डिसाइड करते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उससे नीचे कोर्ट के पास ये पावर नहीं होता, ठीक है। अब क्या यहाँ पे जुडिशरी तो अलग से नहीं पढ़ना, तो आप जा सकते हो, आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे जा सकते हो, आप फंडामेंटल राइट्स पे वायलेशन के ऊपर जा सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, ठीक है। और वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए रिट्स आपको इशू करेंगे। आप लोअर कोर्ट्स में जाके वो फंडामेंटल राइट्स के केस में वो रिट्स इशू नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने ये भी बोला था शायद, सर आपने बोला फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल राइट्स के केस में आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे और हाई कोर्ट भी जाओगे, ठीक है ना। सर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। फिर आपने बोला सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन कम है। एक बच्चे ने पूछा था अलग से शायद सवाल, मुझे याद आया। सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन कम होने का मतलब है कि कम रिट से इशू कर सकता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में इशू कर सकता है रिट्स। लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के केस में तो इशू करेगा रिट्स, लेकिन साथ में लीगल राइट्स भी अगर वायलेट हो रहा है वो केसेस भी आते हैं हाई कोर्ट के पास। फंडामेंटल राइट्स केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। लीगल राइट्स वाला केस हाई कोर्ट, ज्यादा केस किसके पास आए, सर इसके पास दो केस आए, लीगल राइट्स भी, फंडामेंटल राइट्स भी, तो ये ज्यादा रिट्स इशू करेगा। तो रिट जुरिस्डिक्शन इसी के पास ज्यादा है, लेकिन गारंटी वो देता है, ठीक है। वो चीजें मैंने बताई है आपको, ये हमने पढ़ा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की ट्रिक्स, हाँ ये हमने पढ़ लिया।
गांधीयन प्रिंसिपल्स ट्रिक्स ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। चार सेम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 आर्टिकल। 1947 मतलब ड्राई डे, अल्कोहल को बैन करो, अल्कोहल को। 50-50 मतलब आधा आधा पावर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को आधा पावर। 46 का मतलब है शेड्यूल एस से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को एम्पावर करो। 1 टॉपर आना है सर, एजुकेशन में टॉपर आना है। 2 मतलब हमारे दो मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा 9 का मतलब शाइन, मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ही शाइन करते हैं। अच्छा 8 जब आप बनाते हो, देखो ये 8 है ना, उल्टा 8 है ना। अरे भाई देखो भाई ये 8 ही है, लेकिन ऐसे बना हुआ 8, लेकिन 8 को कैटल भी आपने बनाया, देखो ना गाय जैसे बन गई तो कैटल बन गया। तो आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइज करना विलेज पंचायत, 0 ओ ऑर्गेनाइज करना विलेज पंचायत। ये तो वैसे आपको भूलना नहीं है, ये तो आएगा ही आएगा सवाल, क्योंकि आपसे अलग से भी सिलेबस है पंचायती राज। आर्टिकल 51 लास्ट वाला आर्टिकल है। फिर इनको पता चला रहे भाई बाहर दुनिया में भी हमें जाना है, तो लास्ट में पता चलेगा कि बाहर के लिए भी कुछ लिखे। इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी लाने की बात हो रही है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आया। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप बताइए मुझे इनमें से कौन सा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो आप मुझे बताइए कौन कौन सा है। आपको पता है क्या लिखना है, JPCEMENT याद रखना है। अगर इसके अंदर आएगा तो लिबरल इंटेलेक्चुअल है। अब J भी सीमेंट क्या है, अब J से जुडिशरी और P से आपको पता ही है, P C से सिविल कोड, E से एजुकेशन, M से मॉडर्नाइज करना है, E से एनवायरमेंट, N से नेशनल इंपॉर्टेंस। अरे भाई कितना आसान है। अब अगर कोई आपको सवाल पूछे गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन सा है, तो आपको दिमाग में रखना है पंचायत, विलेज पंचायत है, वहां पे कॉटेज इंडस्ट्रीज नहीं चल रहे थे अच्छे, सॉरी ऐसे याद रखो, विलेज पंचायत है। वो क्या करते थे, वो अल्कोहल यूज करते थे, ड्रग्स यूज करते थे, स्लॉटर करते थे काउस का, तो स्लॉटर ऑफ काउस बैन हो गया, अल्कोहल बैन। विलेज पंचायत तो ऑलरेडी बने हैं, पंचायत तो हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज करना मतलब उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको चलाने के लिए कुछ सिस्टम बनाना, ऑर्गेनाइज करना विलेज पंचायत को। इसी तरह फिर विलेजेस में क्या होता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज होते हैं, उनको प्रमोट करना, फिर कॉर्पोरेट सोसाइटीज बनाना, फिर लास्ट में ध्यान में रखना, क्योंकि विलेज में SC ST ज़्यादा होते हैं तो SC ST का ख्याल रखना। अब ये सारी चीज़ें हैं। अब आर्टिकल 39 बहुत बड़ा आर्टिकल है, उसमें आते हैं कभी कभी सवाल, वो बहुत बड़ा आर्टिकल है, उसमें आते हैं सवाल कभी। पता है क्या याद रखना है आपको, कि लोअर डिवीजन क्लर्क गोज टू प्राइमरी हेल्थ केयर, लाइवलीहुड, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन। P से प्राइमरी, P से क्या था भाई, P से क्या था भाई, अरे भाई P से क्या था, पेमेंट, हाँ पेमेंट थी ना शायद, हाँ पेमेंट थी। और फिर C से तो चिल्ड्रन हुआ, और H से हेल्थ हुआ। ये कितना आसान है, अरे इससे आसान क्या होगा। अरे 2-4 थोड़े से रिवाइज करो, बात खत्म, हमेशा के लिए आपको याद रहने वाले हैं। अब जो आपने गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल JP सिमेंट में पढ़ा, उसके बाहर कोई चीज आई तो सोशलिस्टिक में होगा, समझ में नहीं आता तो सोशलिस्टिक इक्वलिटी के बारे में बात करेगा, इक्वल जस्टिस लाना, फ्री लीगल एड पुअर के, एक तो इक्वलिटी के बारे में बात करेगा, इक्वलिटी तो ठीक है, और खासकर इंडस्ट्री के बारे में बात करेगा। इंडस्ट्री में फ्री लीगल एड, ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए, लिविंग वेजेस मिलने चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स का होना चाहिए। इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, वर्कर्स में के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए, मतलब वहां पे वर्कर्स के बारे में उनको मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए। तो ये चीजें सोशलिस्टिक टाइप के हैं, इक्वालिटी लाने के टाइप के हैं, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो वर्कर्स है उनमें मिनिमाइज हो जाए इक्वालिटीज। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हो गई। कोई सवाल हो तो कमेंट कर लो। ओके बाय। अरे ये तो मैं भूल ही गया आपको बोलना, याद रख लीजिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आउटसाइड पार्ट 4 भी हैं कुछ, ये आ सकते हैं। आर्टिकल 335 इस पार्ट के अंदर SC और ST के बारे में बात कर रहे हैं, और आर्टिकल 350A इस पार्ट के अंदर बोल रहे हैं कि स्टेट को ऐसे काम करने हैं कि वो मदर टंग जो है ना उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। और आर्टिकल 351 इस पार्ट के अंदर बोलता है कि हिंदी लैंग्वेज को आप प्रमोट कीजिए, इस तरह से कानून लाइए कि हिंदी लैंग्वेज का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, क्योंकि वो ज़्यादातर नेशन में बोली जाती है। ओके बाय।